नमस्कार। आज के इस इंडिया न्यूज़ टीम के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही खुसूसी मेहमान है, डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब। वो बहुत ही सीनियर सिविल सर्वेंट हैं और सच्चर कमेटी के ओएसडी भी रह चुके हैं। आज इस प्रोग्राम में वो ऐसे वक्त आए हैं कि जबकि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि उस इदारे से, उस संस्था से रिलेटेड है जिन्होंने उनको रिक्रूट किया और जिसके जरिए वो सिविल सर्विस में आए हिंदुस्तान की। तो ये आप जान गए होंगे कि मैं सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद एक प्रोग्राम के बारे में एक बात कर रही हूँ, जिसमें तरह तरह के वाइल्ड एलिगेशंस, इल्जामात लगाए हैं गए हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट्स के आईएएस में रिक्रूट होने की तादाद बढ़ गई है और वो एक कॉन्स्पिरेसी है, एक जिहादी कॉन्स्पिरेसी है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ही पूछना चाहूंगी, जब आप इतनी यूपीएससी जैसी इंस्टीट्यूशन के बारे में जब आप ऐसी बातें सुनते हैं, तो इस वक्त आप उसके बारे में, उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसी बातें सुन करके हंसी आती है काफ़ी, लेकिन ये कि हंसी के साथ साथ एक कंसर्न रहता है। कंसर्न ये है कि हम अभी 21वीं सदी में हैं, 2020 में। तो 2120 में 100 साल के बाद का जो हमारा भारतवर्ष होगा वो कैसा होगा, उसके लिए आज हम किस तरह की तरबियत देना चाहते हैं अपने लोगों को। हर हर शहरी जो है मुल्क का, उसकी लीडरशिप की भी क्वालिटीज़ हैं और उसकी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी है। तो हर शख्स को किस तरह की लेगेसी छोड़ के जानी है यहाँ से, इसके ऊपर मुझे ज़रा एक फिक्र रहती है ये इस तरह की बातें सुनने के बाद। हालांकि ये बात तय है कि ज़्यादातर जो बड़ी तादाद में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है मुल्क के शहरियों की, शायद 95, 96, 97% से भी ज़्यादा, उनका दिल सही जगह के ऊपर लगा हुआ है। और उसमें से काफ़ी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं, इंसानियत को भी पहचानते हैं, लेकिन ये कि उसमें से ज़्यादातर लोग बस ये है कि बोलते नहीं हैं। लेकिन बोलने वालों की भी दोनों तरफ से कमी नहीं है। लेकिन ये कि अगर थोड़े लोग भी हैं ऐसे जो कि भटक गए हैं, गॉन इन द वुड्स एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, इंसानियत का जो तकाजा है उसके हिसाब से, तो उस पर ज़रा एक एहसास फ़िक्र है। बाकी जिस तरह की बातें, जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह का अंदाज़ इस्तेमाल किया गया है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके ज़रिए, वो निहायत अफसोसनाक है। और उसके ऊपर मुल्क के जो समझदार लोग हैं उनको अपनी अप्रोच के ऊपर नज़रसानी करना पड़ेगा कि हमने कम मेहनत की है, अब ज़्यादा मेहनत करके हमें अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर बनाना है, ताकि उसमें इंसानियत और परवान चढ़े अच्छी तरह से। उन्होंने कुछ बड़े बड़े स्पेसिफिक इल्जामात लगाए हैं और कुछ बातों को इस तरह से पेश किया है कि जैसे मुस्लिम कैंडिडेट्स को अनड्यू एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी का भी फायदा उठाते हैं, जिससे उनको ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं, या उर्दू सब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे उनको अनड्यू एडवांटेज मिलता है, उसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है। तो उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितने की कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। और ये बात और है कि कोई अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक सुप्रीम कोर्ट या हाई गवर्नमेंट ऑफिसेस, वो अगर उनके अंदर यूपीएससी की किसी वर्किंग के किसी पहलू में कोई कमी पाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। लेकिन उसके अलावा कोई भी शख्स खड़ा हो करके उसको अच्छा लग रहा है, उसको अपने तौर पर सूट कर रहा है,
उसे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ज़रा ठीक लग रहा है कि वो यूपीएससी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दे, तो ये एक नोटिस लिए जाने वाली बात है कि इसको यही नहीं कि सब लोग नापसंद करें, बल्कि उसकी अप्रोप्रिएट रेमेडी भी अंडर द लॉ होनी चाहिए। तो या ये कि जो साहब ऐसा कह रहे हैं उनके अंदर या तो इतनी खुद कैपेबिलिटी हो, इतनी खुद इस्तिताअत हो कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे इम्प्रेस हो जाए और यूपीएससी उनसे इम्प्रेस हो जाए और उन्हें बुला ले कॉपी जांचने के लिए सिविल सर्विसेज की और इंटरव्यू में बैठने के लिए एज एन इंटरव्यूअर। तो अगर वो इस्तिताअत नहीं है तो फिर समझदारी की बात यह है कि पहली चीज़ तो ये कि अगर यूपीएससी से कोई परेशानी है, फर्ज कीजिए अगर मुझे कोई चीज़ यूपीएससी के बारे में जहन में आती है और ये आपके आती है, तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे यूपीएससी को कांटेक्ट करके, आरटीआई है, तरह तरह से उनसे मालूमात की जा सकती है। लेकिन वो करने के बजाय एक अपना जहन बना करके तो और उसके बाद फिर बोलते रहना नेगेटिवली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बहुत ही मतलब गुनाह की कैटेगरी में आ सकता है गालिबन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एंगल से देखा जाए, और उसकी पकड़ होनी चाहिए और दिस मस्ट बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। जी, इस पे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोग्राम पे रोक लगाई, फिर उसके बाद आईएनबी मिनिस्ट्री ने उसको कुछ उसके टेलीकास्ट करने की इजाज़त दे दी। उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इसके टेलीकास्ट पे रोक लगा दी है। कुछ उसके एपिसोड ब्रॉडकास्ट भी हुए हैं। तो आपको लगता है कि क्या आईएनबी मिनिस्ट्री को इस तरह के प्रोग्राम को रोक लाना चाहिए था? उस दिन मैं किसी और टीवी चैनल पर यहाँ कहीं किसी उसमें इंटरव्यू में ये अर्ज कर रहा था कि आपको भी अर्ज करता हूँ कि जो मुल्क, किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है उसके हिसाब से जो गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस में एग्जीक्यूटिव भी आ गई, जुडिशरी भी आ गई, सब चीज़ आ गई, और ख़ासतौर से जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर भी आ गया, लेकिन ख़ासतौर से जो एग्जीक्यूटिव है वो इस कदर फैला हुआ होता है कि मैंने पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक टर्म पढ़ा था, लेवियाथन। ये बहुत बड़े जानवर को कहते हैं जिसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा होती हैं और उसका एक मूवमेंट वो है इमेजिनरी है गालिबन, उसका मूवमेंट बहुत ये नहीं होता है कि बड़ा हमेशा बहुत सही चले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेवियाथन है, मैं भी उसका पार्ट रह चुका हूँ, और फिर ये कि बहरहाल इंसान ही उसको चलाते भी हैं। तो उसमें कहीं किसी से कभी कभार कोई सही फैसला हो, कोई गलत फैसला हो, कोई देर में फैसला हो, कुछ कम सही फैसला हो, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई ख़ास फिक्र वाली बात नहीं, क्योंकि हर चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मौजूद हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी ऑफिसर साहब ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी उसके रियल इम्पोर्ट को, उसके रियल बैकग्राउंड को, उसके रियल पर्सपेक्टिव को नहीं समझा, उसमें माइंड अपना अप्लाई नहीं किया, तो इसके मतलब नहीं है कि वहाँ मामला ख़त्म हो गया, उसके बाद आगे भी रास्ते हैं। तो अब आपने खुद ही फरमाया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो आज भी बहस हुई है, मैंने मौका मिला सुनने का, ऐसा प्रोविज़न कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, आजकल ऑनलाइन चल रही है। तो चूँकि हम भी आज से उसमें एक पार्टी तो नहीं कहूँगा मैं, हमने इंटरवीन करने की परमिशन मांगी है, तो वो उसके उन्होंने परमिशन दे दी थी, तो हमने आज अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर दी। लिहाजा हमने भी आज सब देखा बैठ करके हम लोगों ने ज़कात फाउंडेशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपना काम बहुत बखूबी कर रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं वन टाइम एबरेशन है, कभी कभार कहीं दूसरी तरफ बहक जाता है मामला, तो वो हल्का फुल्का बहका है। लेकिन इवन जो ये सॉलिसिटर जनरल हैं इंडिया के, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि साहब मुझे इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं है, आप जज से कहा, जज साहिबान से, कि आप लोगों को इसमें जो भी देख करके ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स वगैरह सर्कमस्टांसेस देख करके आप जो फैसला करें, एज फार एज द मेन
मेन प्लेंट इज कंसर्न। लेकिन ये कि उसमें साथ साथ एक बात निकल के और आ रही है कि इस तरह के जो रुझानात हैं जहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कोड प्रोवाइडेड है, ब्रॉडकास्टिंग कोड प्रोवाइडेड है, सब लॉज बने हुए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें उसके बावजूद भी अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है या आगे चल के ना करे तो उसके लिए रेमेडियल प्रोसेस और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। इनफैक्ट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गौर कर रही है। इससे इस पर्टिकुलर जो मैटर है, ये एक साहब ने एक टीवी चैनल पे कुछ कहा, एक दो चार गेस्टों को बुलाया और उससे बातचीत की वगैरह वगैरह, और वो सब नेगेटिविटी की तरफ गए और जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ रहा मामला। तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का जहन बिल्कुल साफ है और ईच वन ऑफ अस शुड हैव 100% faith in the capacity of the Supreme Court to deal with such matters. उन्होंने इस प्रोग्राम में आपकी फाउंडेशन, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया पे भी कई इल्ज़ामात लगाए। आपकी फाउंडेशन जो मुस्लिम बच्चों की कोचिंग आईएएस के लिए कराती है, उनकी और तरह से मदद करती है। आपकी इस इदारे के बारे में भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, उसमें ऐसा है मामला कि उनका एजेंडा साफ है। मतलब ये तो अब बात आई है, करीब आज है 20 सितंबर है और 26 अगस्त को पहली बार उन्होंने अपना एक प्रोमो दिया था कि 28 तारीख से हम इस शो को दिखाने जा रहे हैं। तो ये एक महीने भर से कम का मामला है। इससे पहले भी 10-12 साल से वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस रहते हैं और कई बार उनको फाइन भी लग चुका है, सजाएं भी हो चुकी हैं। सब चीज़ पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल करके देख भी सकते हैं। तो वो एक खसलत है। लेकिन ये कि जो पर्टिकुलरली बात ये है कि ज़कात फाउंडेशन को, उन्होंने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में ये लिखा है कि साहब हमें मुस्लिम कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो इससे प्रॉब्लम है कि ज़कात फाउंडेशन की फंडिंग जो है वो सूबे के दायरे में आती है और टेरर लिंक है और ये है वो है सब। तो इसी वजह से हमें इंटरवीन करना पड़ा उसके अंदर। तो हमने इंटरवीन करके सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी बात, सब दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया और उनकी हर बात को खारिज कर दिया। और मैं सबूतों के, मैं प्रॉपर आर्गुमेंटेशन के, तो उनकी किसी बात में, किसी इल्ज़ाम में बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी कोई बेसिस या कोई दम नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग के बाद, खूब गौर व ख़ौस करने के बाद, तो उसको सब इल्ज़ामात को डिनाई करता है और उनको सिरे से खारिज करता है और उनको कंडेम करता है। और उसमें किसी में भी ज़र्रा बराबर भी कोई सदाकत किसी तरह की है ही नहीं। मसलन मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब वो फलां 4 जो डोनर्स हैं, तो उनके ज़रिए जो फंडिंग आई है वो डोनर्स चूँकि उसमें इस दायरे में आ जाते हैं कि गालिबन उनके कुछ टेररिस्ट लिंक्स हों। तो उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को 2 बातें बताई। एक तो ये बात बताई कि जो टोटल फंडिंग उन 4 लोगों से आई है, वो फंडिंग हमारी जो ग्रॉस टोटल फंडिंग है ज़कात फाउंडेशन की, कभी भी कोई भी फंडिंग रही उसके मुकाबले में कुछ 4% से कुछ ज़्यादा है टोटल। तो जाहिर है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि हर साल एनुअल रिटर्न दाखिल होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, जिसमें ये लिखा जाता है कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ साहब से इतने डॉलर या इतने पाउंड आए, है ना। और ये आपके सामने मौजूद है। इस सिलसिले ज़ाहिर है उनको अगर कोई और पूछना हो पूछें, वरना कोई तहक़ीक़ और न्यू कर लें। और ये चल रहा है सिलसिला कोई 15-16 साल से। 2004 में पहली बार FCRA की रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब से अब तक 16 बार जब रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, उसकी स्क्रूटनी हो चुकी है और सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा सही पाया। तो उसके बावजूद ये तो इसके मतलब ये हुए कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि आपने इसको ठीक से देखा भाला नहीं। इसमें एक चीज़ और भी है
कि वो लाए कहाँ से ये फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो FCRA डिपार्टमेंट उनका है होम मिनिस्ट्री का, वो जितने FCRA के ग्रांटीज हैं सब जो अपना रिटर्न देते हैं वो सब पब्लिक डोमेन में होते हैं, एनीबडी कैन सी। तो वहाँ पर हज़ारों लोग हैं जिनको FCRA ग्रांट मिली हुई है, FCRA रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, और उन सब के सारे डेटा वहाँ मौजूद हैं, मगर उसमें से उनको एक ज़कात फाउंडेशन ही नज़र आई खाली। तो उनकी बात में किसी में कोई दम नहीं है। गवर्नमेंट और फिर ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़ाहिर है अगर हल्का सा इशारा भी कर दे कि साहब ये इस मामला शुबे वाला है, तो दैट्स द एंड ऑफ द मैटर, ज़ाहिर उसमें कुछ करने का सवाल ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये जिनका उन्होंने जिक्र किया वो सब चैरिटीज रजिस्टर्ड हैं UK में, USA में, और वहाँ उनको वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी उनमें कोई परेशानी नहीं, कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। तो बहरहाल इसके मतलब ये हर तरह से ये बात साबित हो जाती है कि इनका एजेंडा कुछ और है। हुआ ये कि 1997 में ज़कात फाउंडेशन ने अपना काम इनफॉर्मली शुरू किया था, और उसके बाद 2001 में अपने को एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर भी करवा लिया, और बाकी बाद में इनकम टैक्स के 12A, TG, FCRA सारे रजिस्ट्रेशन होते रहे, और सब हमेशा रिन्यू होते रहते हैं, अपडेटेड हैं। लेकिन शुरू के जो 10 साल थे 1997 से 2007 तक, उस वक्त तक हम खाली अनाथालय चलाते रहे, खाली हम विधवाओं की मदद करते रहे, खाली हम मेडिकल सेंटर चलाते रहे, बच्चों को स्कॉलरशिप, गरीबों की मदद तरह तरह से वगैरह ये सब काम करते रहे। तो उन 10 सालों में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें ये लिखा कि मुसलमान जो है बाकी सब के मुकाबले में हर मैदान में पीछे हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि वो मुल्क की गवर्नेंस में, हुक्मरानी में परसेंटेज वाइज अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। जो 2011 की जनगणना है उसमें 14.2% है मुसलमान, लेकिन सिविल सर्विसेज में और लेजिस्लेचर में वो उससे बहुत कम है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसा है कहीं कहीं। तो ये वजह दूर करने के लिए, ये खराबी जो है, कमी जो दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 15 और 16 कि जो समाज के वीक तबके हैं उनको उठा करके नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अपने स्पेशल मेजर्स ले और अफर्मेटिव एक्शंस करे। तो उस काम में, गवर्नमेंट की उस ड्यूटी में हम गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, उनकी एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, सिस्टमेटिकली काम करने की वजह से लोग सेलेक्ट होके आने लगे गवर्नेंस में, तब इनकी प्रॉब्लम आ गई। तब इन्होंने सोचा लाओ ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में खराबियां निकालने। तो वो जो बेसिक प्रेमिस ये थी कि उनको खराबी निकालनी है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया को वो डिमोरलाइज करने की कोशिश कर सकें। हालांकि उसमें कामयाब ना हुए हैं, ना होंगे, लेकिन ये कि बहरहाल कोशिश तो करनी थी उनको। इस वजह से इन्होंने ये सब खराबियाँ निकाली। तो इनका अल्टीरियर मोटिव है, नेफेरियस डिज़ाइन है, बेचारे उसमें कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादातर बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका, मोर देन 95% उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और उनकी मुखालफत करता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर।